नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी से कुछ निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट्स हमने कराए हुए हैं या फिर चैनल पर आपको मिल जाएँगे। तो इनका उपयोग आप कैसे करें? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में आप बैठने जाएँगे, तो कुछ ऐसे पुराने ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं जो कि हमेशा नए तरीके से पूछे जाते हैं। कई बार हूबहू पुराने तरीके से ही पूछे जाते हैं, कई बार वही नए ढंग से पूछे जाते हैं। तो उनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट भी करते हैं ताकि हम अपना रिवीजन करते रहें और कम से कम जो पुराने प्रश्न हैं, वो आगामी परीक्षाओं में गलत ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने तमाम प्रैक्टिस सेट्स करवाए हुए हैं और लगातार हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे-जैसे परीक्षाएँ आ रही हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और साथ में सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए तो ये चैनल बनाया ही गया है। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट देखिए, तो सबसे पहले आपके मन में ये आए कि आप अपने लिए देख रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट है, उसको अपने लिए आप देख रहे हैं। दूसरा है कि आप उसको देखते हुए एकदम से लीन हो जाइए। जिस तरीके से असाध्य वीणा में केशकम्बली प्रियंवद लीन हो जाते हैं, इसके बाद उनका जो अहम है उसका विलयन होता है और फिर बीड़ा बजने भी लगती है और उसका स्वर सभी लोग अलग-अलग ढंग से सुनना शुरू कर देते हैं। तो असाध्य बीड़ा की तरह इस प्रैक्टिस सेट से आप एकदम से लीन हो जाइए, जिससे कि आपको ये पता ही नहीं चले कि आपका समय कब खत्म हो गया या फिर आप कब से पढ़ना शुरू किए थे और पूरे अभ्यास सेट को देख लिए। बोरियत के साथ नहीं बल्कि तन्मयता के साथ आपको जुड़ना है, तादात्म्य स्थापित करते। प्रैक्टिस सेट को देखते हुए ये भी देखना है कि कितने इसमें पुराने प्रश्न आए हुए थे और कितने नए प्रश्न हैं। जो पुराने प्रश्न हैं, उनको बारीकी से एकदम से आपको ध्यान में रखना है कि ताकि आप ये सभी प्रश्न आगे की परीक्षा में आएँ, तो आप बिल्कुल वहाँ पर उसको गलत ना करें और जो नए प्रश्न हैं, उनको आप अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करें। इस प्रैक्टिस सेट को आप देखेंगे कब? इस प्रैक्टिस सेट को आपको जल्दीबाजी में, कहीं यात्रा करते हुए या फिर कहीं बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए नहीं देखना है। आपको सभी कामों को निपटाने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को देखना है। यानी जब आपको लगे कि हाँ, मेरे पास समय है, तब आप इस चैनल को ओपन कीजिए, खोलिए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। सब कामों को निपटाकर आइडियल समय अगर देखा जाए, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, तो 8 बजे रात के 8 बजे के बाद से इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। कम से कम 2 घंटे आप इस चैनल पर ज़रूर व्यतीत कीजिए क्योंकि एक ऐसा चैनल है, ऐसे प्रयास से बनाया गया है कि आपके कीमती समय को ध्यान में रखा गया है। तो सभी कामों को निपटा कर आपको करना है। रात 8 बजे यानी खाना-पीना खाकर, हाथ-मुँह धोकर और भी जो घर के काम हैं, उनको करते हुए जब घर वाले सोना शुरू कर दें, अगर कोई खर्राटा लेने वाला नहीं है, तो उसके बगल में आप कान में लीड लगाकर पूरे इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का आभास होगा, एहसास होगा कि आपकी जो सीटिंग क्षमता है, जो पढ़ने की क्षमता है, उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, उसमें विकास हो रहा है। अक्सर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि वो सीटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठ के कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपकी सीटिंग क्षमता को बढ़ाने में भी कारगर होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और कब आपको देखना है? जब आप सेल्फ स्टडी कर लें और आपका मन पढ़ने में न लगे, तब इस प्रैक्टिस सेट को देखिए आप, ठीक है? और परीक्षाओं के पहले तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर जितनी भी बातें बताई, ये सब एक परीक्षार्थी के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि कई बार उनके लिए समय का अभाव हो जाता है, उनका मन नहीं लगता है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या इस बार नए सवाल पूछे जाएँगे, पुराने सवाल पूछे जाएँगे। तो दोनों तरीके के सवाल मिक्स रहते हैं और समय का जैसे मैंने बताया कि कब वो अपने टाइम टेबल का निर्धारित करें, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करें। तो मैंने समय बता दिया कि ये आइडियल समय होता है, चाहे आप गाँव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो। फिर सीटिंग क्षमता विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो
नहीं ज़्यादा बैठ पाते हैं, उनका दिमाग नहीं लगता है या फिर मन नहीं लगता है। और कब पढ़ना है इसको? जब आप एकदम से ऊब जाएँ, तब आपको लगे कि लाओ कुछ प्रैक्टिस सेट हम देख लेते हैं। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है और पूरी तन्मयता के साथ किसी भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, तो एकदम से आप ये मान कर चलिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। पहला प्रश्न दिया गया है, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। तो रूठी रानी, ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद का ये ऐतिहासिक उपन्यास है। कई बार घुमाकर पूछ दिया जाता है, तो ध्यान में रखिए कि रूठी रानी जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था और सन 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेहा पांडे, सनी यादव आदि जुड़ गए हैं और सही जवाब दिया है। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कई जगह पंडित जुगल किशोर रहता है, कई जगह जुगल किशोर शुक्ल दिया हुआ है। सही जवाब है इसका सी, आंसर सही है। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि से हुआ? 30 मई 1924, 30 मई 1925, 30 मई 1926, 30 मई 1927। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 30 मई सब में कॉमन है। अब हमें इसका सही जवाब खोजना है, तो 30 मई 1926। ध्यान में रखिए, हो सकता है कि कभी भी एक नया प्रश्न इसमें आ जाए कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी है 30 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो है बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। इसका सही जवाब है बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान से संबंधित है, ड़ व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, दंत्योष्ठ। तो ड़ का उच्चारण स्थान क्या है वो हमें बताना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है, मूर्धन्य, क्योंकि ये ट वर्ग का है ड़। वैसे तो पंचमा अक्षर में आता है, लेकिन विकल्प के अनुसार इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आ स्वर है, ऑप्शन दिया गया है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि आ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने उसको पढ़ भी दिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विवृत है। विवृत, संवृत, अर्ध संवृत, संवृत, इन सब पर मैंने एक वीडियो भाषा विज्ञान के प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, एक बार जरूर आप इसको देखिएगा। मैंने फार्मूला के माध्यम से बताया कि कैसे इसको याद कर सकते हैं और स्वर कौन कौन स्वर किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समय निकाल कर एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। देख रहे हैं कि बस हो सकता है प्रश्न में पूछ लिया जाता कि ध्वनि समूह को कहते हैं, और बाकी 4 ऑप्शन दिया गया है, वर्णमाला, बी लिपि, सी शब्द, डी वाक्य। लेकिन बड़ा प्रश्न बनाने के लिए थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया है। ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। कई बार जल्दीबाजी में इसको आप वर्णमाला भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित, तो 2 अक्षर से क्या निर्मित होता है? शब्द निर्मित होता है ना, तो इसका सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। एक तरीके से व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न और पूछा जा रहा है कि जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया ए विधिवाचक, बी निषेधात्मक, सी आज्ञावाचक, डी इच्छावाचक। तो इसका सही जवाब, सही आंसर है ए विधिवाचक। तो अब आप
आगे आगे की परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखिए कि निषेधात्मक वाक्य क्या है, आज्ञावाचक वाक्य क्या है, इन सब की परिभाषा भी याद करिए, जैसे कि विधिवाचक वाक्य क्या है। बाकी वाक्य आपको जल्दी से पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन विधिवाचक थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए प्रश्न यहाँ पर पूछा भी क्या है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष है। राजभाषा आयोग किस वर्ष गठित हुआ? ऑप्शन दिया गया सन 1950, ऑप्शन बी सन 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी सन 1960। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा बी, ठीक है, सन 1955 ईस्वी। तो कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, और ध्यान में रखिए जिनके आंसर गलत हो रहे हैं, आगे की परीक्षा के लिए ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा जा रहा है सर्कुलर का हिंदी शब्द है। सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन ए कार्यालय आदेश, बी परिपत्र, सी आख्या, डी अनुस्मारक। कई बार आपने बातचीत में सुना होगा कि सर्कुलर जारी कर दिया गया है, तो सर्कुलर तो हम समझ जाते हैं क्या है, लेकिन यहाँ पर उसका हिंदी बताना है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी परिपत्र। अगला प्रश्न है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पाली प्राकृत, फ्रांसीसी, हिंदी। ठीक है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही ये फ्रांसीसी, कई बार इसको फ्रेंच भी लिख देता है, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिए। सही जवाब इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करें तो प्रश्न है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा, बोली। ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोली। ठीक है, अब आप ध्यान में रखिए कि राष्ट्रभाषा जो बहुसंख्यक किसी भी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा। राजभाषा की हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए तो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, और परिनिष्ठित भाषा जो मानक रूप से यूज की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबूराम विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे? बाबूराम विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे? ऑप्शन दिया गया है विश्वामित्र, सन्मार्ग, आज, गांडीव। ठीक है, 13 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सही जवाब है आज, जो दैनिक अखबार आता है उसके संपादक थे। और ध्यान में रखिए कि सन 1920 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और 5 सितंबर को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है उसका सही आंसर है भाववाच्य, यानी कि सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है। ज्ञापन, ऑप्शन दिया गया ए मेमोरियलिस्ट, मेथोडोलॉजी, मेमो, एप्लीकेबल। ठीक है, तो ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है, तो इसका जो सही जवाब 15 का जो सही जवाब है सी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ज्ञापन के लिए मेमो का प्रयोग है, अगर इसी में विज्ञापन लिख दें तो उसका क्या होगा? हो सकता है कि इस बार परीक्षा में ज्ञापन पूछ दिया, अगली परीक्षा में विज्ञापन पूछ देगा, तो उम्मीद है कि आप सारे लोग इसका सही जवाब दे देंगे, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़कर भी आप पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है। अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है ऑनरेरियम, ऑनरेरी, ग्रांट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवैतनिक यानी कि जिसको वेतन न दिया जाता हो फिर भी वो काम करता हो, तो इसका जो सही जवाब है, यानी सही जवाब है ऑनरेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर अ है ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। तो उच्चारण के आधार पर अ का क्या रोल रहा है उसे हमें बताना है। तो कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, सही जवाब है इसका ऑप्शन, सारे बच्चे डी बता रहे हैं, सही जवाब है डी कंठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है, ऑप्शन ए निविदा, बी कार्य, सी कार्यसूची, डी तदर्थ। ठीक है, तो एजेंडा का सही जवाब, सही आंसर है सी कार्यसूची। लेकिन अब आपको ऑप्शन में जो भी निविदा दिया गया है, कार्य दिया गया है, तदर्थ दिया गया, तदर्थ सबसे प्रचलित है एडहॉक। ठीक है, एडहॉक टीचर्स का नाम आपने सुना होगा, तो वो है तदर्थ शिक्षक। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी भी परीक्षा में इस तरीके से पूछ लिया जाए,
बाकी कार्य का आप जानते हैं कि वर्क भी हो सकता है, और निविदा मतलब टेंडर। सचिन तिवारी ने सही बताया। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम है। अब यहाँ पर एक तरीके से भाषा विज्ञान से प्रश्न आ गया और भाषा की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन दिया गया मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। तो सभी बच्चों ने दिया सही जवाब सौरसेनी। बाकी आप लोगों के आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से मागधी का ध्यान में रखिए, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, इन सब का भी ध्यान में रखिए कि इनसे कौन कौन सी भाषाओं का जन्म हुआ। अगला जो प्रश्न है, भारत के अनुसार रसों की संख्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग घुमा फिरा कर परीक्षाओं में आता रहा है। और ऑप्शन दिया गया ए 11, बी 10, सी 9, डी 8। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 8। ठीक है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में लेकिन ध्यान में रखिए कि भारत ने कुल 8 रसों को माना है। तो इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नवरस नाम से बाबू गुलाब राय ने एक रचना लिखी है। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि 9 रस हो सकते हैं, भारत ने 9 रस माना होगा, लेकिन इसका सही जवाब है यहाँ पर 8। यही ध्यान रखना है। कई बार हम इसका सही जवाब 9 करके और घर पर जैसे ही जाते हैं तो फिर माथा पीटने के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन दिया गया ए स्वरभंग, बी अवहिथा, सी उन्माद, डी व्याधि। हाँ, मिश्र बंधुओं ने नवरत्न लिखा है ज्योति, लेकिन नवरस नाम से बाबू गुलाब राय ने लिखा है। दोनों शब्दों में अंतर है, इसलिए ध्यान में रखें। सही जवाब इसका बच्चों ने दिया क्वेश्चन नंबर 21 का कि संचारी भाव नहीं है। इसका सही जवाब है 21 का ए स्वरभंग। स्वरभंग क्या है? सात्विक भाव है, और बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब क्या है? संचारी भाव है। और यहाँ पर ध्यान में रखिए नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो 21 का जो सही आंसर है वो है स्वरभंग। ठीक, अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? ऑप्शन दिया गया है ए आनंदवर्धन, बी मम्मट, सी जगन्नाथ, डी विश्वनाथ। ठीक है, जवाब दिया विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन दिया गया ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी कॉलरिज, डी टी.एस. इलियट। यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित यह प्रश्न कि काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसका सही जवाब है सही जवाब है इसका कॉलरिज। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है एक तरीके से नया प्रश्न है आप लोगों के लिए। जो पुराने विद्यार्थी होंगे वो इस प्रश्न को जानते भी होंगे, जो नए विद्यार्थी अभी शुरुआत कर रहे हैं कि किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉन्जाइनस, डी रिचर्ड्स। तो आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा माना है, इसका सही जवाब है रिचर्ड्स ने। आइए रिचर्ड्स ने कहा आलोचना का संबंध मनोविज्ञान से बल्कि उसकी एक शाखा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र से और खासतौर से रस से संबंधित है। रस सूत्र की व्याख्या से भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। भट्टनायक जो कि साधारणीकरण के भी जनक माने जाते हैं, तो भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो इसका हमें आंसर देना है। इसका सही जवाब है, हाँ इसका सही जवाब है सांख्य दर्शन। एक सूत्र आप लोग याद रखिए MNSS। ठीक है, मीमांसा, न्याय, सांख्य, शैव। NSS तो सारे लोग किए ही होंगे अपने अपने कॉलेज के दिनों में। तो मीमांसा जो कि उत्पत्तिवाद है, और न्याय ये अनुमितिवाद, और सांख्य जो है भुक्तिवाद, और शैव ये है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में घुमाकर सवाल आए। अभी तो भट्टनायक से आया, बाद में किसी से भी आ सकता है। अगला प्रश्न है 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? राजकौर ने लिखा कि 80 लोग ऑनलाइन हैं और लाइक बहुत कम सर, इतना अच्छा। हाँ तो चलिए ठीक है, किसी पे दबाव नहीं है, जिसको लाइक करने का मन करे वो लाइक करे। बाकी हमारी कोशिश है कि लगातार आपकी परीक्षा की जो तैयारी चल रही है वो अच्छे से चले। ठीक है, हो सकता है कि अभी क्वेश्चन पेपर हल करने में सारे लोग बिजी हों, बाद में लाइक कर देंगे। बाकी और सभी वीडियोज़ को आप लोग समय निकाल कर जरूर। 10 रूपक क्या है? 10 रूपक के पहले रचनाकार आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, ये भाषा विज्ञान है, इतिहास है, नाट्य क्या है, काव्य है।
सही जवाब इसका नाट्य से संबंधित है। दशरूपक जो कि धनंजय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव, डी स्थायी भाव। तो इसमें जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका अनुभाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव है। जब आप हमारे रस संप्रदाय से संबंधित वीडियोज लेक्चर को देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, शोक, उत्साह, जुगुप्सा। इनमें से आपको बताना है। सारे बच्चे इसका सही जवाब दे दिए हैं। ऐसे लग रहा है कि सारे वीर गाथा काल में पहुंच गए हैं। उत्साह इसका सही आंसर है। ठीक है। बाकी आप अन्य जो ऑप्शन में दिया गया है ध्यान में रखिए कि क्रोध किसका है, शोक किसका है, और जुगुप्सा को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि किसका स्थायी भाव है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो आप जानते हैं कि किस अलंकार में आवृत्ति होती है, माने कि एक ही वर्ण बार बार आता है, लेकिन उसी में उसके भेदों को भी ऑप्शन में रख दिया गया है। सही जवाब इसका बी वृत्त्यानुप्रास। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं उसके पहले एक बार अनुप्रास के भेदों को जरूर एक बार रिवीजन करके जाएं। ठीक है। तभी आपका सही और एग्जाम जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर होता है। यह सही जवाब है इसका सी उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा का एक और उत्प्रेक्षा अलंकार की एक खास विशेषता और है, मानो जनु जानव, ये सब भी वहां पर रहता है। ठीक है। और संस्कृत में ईव शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा हटकर, अभी हम उसमें देख रहे थे अलंकार और भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं आती है? कौन सी विशेषता लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। ठीक है। तो लोक साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। इसमें शास्त्रीयता होती है, दिया ऑप्शन जो कि गलत है, यहाँ पर हमें बताना नहीं ना। और बाकी जो कुछ दिया गया है वो लोक साहित्य की विशेषता के अंतर्गत आती है। जी, निपुण कुमार शुक्ल ने मनु मानो जनु जानो बता दिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता होती है। तो परीक्षा में इसको ध्यान में रखकर जाइए तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो एक अलंकार का उदाहरण दिया गया है और पूछा जा रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, व्यतिरेक। ठीक है। कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो इसका सही जवाब बच्चों ने दिया, जवाब है सी दृष्टांत अलंकार। एक चीज और ध्यान में रखिए, यहाँ तो उदाहरण दे दिया दृष्टांत का। कई बार परीक्षाओं में आता है कि बिंब प्रतिबिंब, किस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो वहां भी दृष्टांत अलंकार ही आता है। एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट्स को काफ़ी हल किया होगा उनको मेरी बात ज़्यादा समझ में आ रही होगी, और जो अभी तैयारी कर रहे होंगे वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ? साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ? ऑप्शन दिया गया है हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। मराठी भाषा में। ठीक है। तो हिंदी इसमें क्यों रखा गया है? कन्फ्यूजन के लिए रखा गया है कि जो बच्चे पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं वो हिंदी रंग के बढ़िया से एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो मराठी था। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कई बार परीक्षाओं में ज्ञान की प्राप्ति बहुत घनघोर टाइप की ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आप किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं वो 3 घंटे की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में ही जानकारियाँ मिल जाती हैं। मराठी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, काफ़ी फेमस आत्मकथा है। ऑप्शन पर देता हूँ, मोहनदास नैमिषारण्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कौशल्या वैसंत्री। ठीक है।
तो और जूठन जरूर आप लोग को समय मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। जूठन और मुर्दहिया इन दोनों रचनाओं को आप समय निकाल कर जरूर पढ़िए। जूठन जहाँ पश्चिमी हिंदी में दलित समाज को चित्रित करती है, वहीं मुर्दहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश, सॉरी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है और मुर्दहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास जितने धड़ल्ले से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ऑप्शन दिया गया हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का विकास। अगर आप लोगों के पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक होगी तो उसकी भूमिका जरूर पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि शुरू में इन्होंने शब्द सागर नाम से भूमिका लिखी, ठीक है, 1929 ईस्वी में, लेकिन फिर बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास लिखा, फिर इसके बाद चेंज कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? ध्यान में रखिए कि नहीं इसमें पूछा जा रहा है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित कृति नहीं है। ऑप्शन दिया गया है शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। ए इसका सही जवाब है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे किसका है? अमृतलाल नागर का। थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, कालरिज, क्रोचे, टॉलस्टॉय। ठीक है, तो इसे हमें बताना है कि किसकी है। सही जवाब है या क्रोचे इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया राजेंद्र यादव। ध्यान में रखिए सन 1990 के आसपास का जो समय था, एक तरीके से स्त्री विमर्श के उभरने का दौर था, और उन्होंने हंस पत्रिका के माध्यम से, एक दिन एक बच्चे ने कमेंट्स करके पूछा था कि कौन सी पत्रिका पढ़ें रेगुलर, तो सरकारी तौर पर आजकल पत्रिका तो आती ही है, इसके अलावा हंस और आलोचना को आप नियमित रूप से पढ़ सकते हैं, और पत्रिकाओं का तो इस समय वर्तमान में भंडार सा है, तो एक पत्रिका आपको पढ़िए जो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आर्टिकल्स इत्यादि निकलते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया है मोहन नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। तो आपने दिया ए आंसर इसका सही है मोहन। कई बार मोहनदास नैमिषराय रहता है, यहाँ पर लग रहा है कि जल्दीबाजी में इस पेपर को बना दिया है, मोहन नैमिषराय हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है? ऑप्शन दिया गया है दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। उक्त व्यक्ति प्रकरण आप लोगों को एकदम से याद हो गया होगा जो 2-3 बार एग्जाम दिए होंगे। बाकी जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ध्यान में रखेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सही जवाब सभी बच्चों ने दिया दामोदर शर्मा। ध्यान में रखिए किस काल की रचना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता है? ऑप्शन दिया गया है जगनिक, मधुकर, भट्ट केदार, श्रीधर। तो रणमल छंद के रचनाकार कौन से हैं उनको हमें बताना है। 41 ही आंसर सही है श्रीधर। ठीक है, रणमल छंद ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पूरा नाम भी याद रखिए और बाकी इनकी रचनाओं को भी। अगला जो प्रश्न है हिंदी नवरत्न का रचना काल है? कई बार परीक्षाओं में जो फैक्चुअल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1917, 1914, 1910, 1909। तो कई बार बच्चे 1910 और 1909 में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं कंफ्यूज। आप सही जवाब इसका बताइए हिंदी नवरत्न, पर मैंने वीडियो भी बनाया है, ठीक है, अलग से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सही जवाब इसका सी ऑप्शन सही है, सन 1910। किसका है? अभी एक बच्चे ने कमेंट्स कर बताया था कि मिश्र बंधुओं का, तो मिश्र बंधुओं का। इसके अलावा आप मिश्र बंधु विनोद के ईयर को भी ध्यान में रखें जो कि 1913 में है। ठीक है, आगे भी उसके कुछ पार्ट्स आए थे। अगला प्रश्न है चंदन बाला रास किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है मुनिजिन विजय, चंद बरदाई, गोरखनाथ, आसगु। तो चंदन बाला रास किसने लिखा है? तो सही जवाब दिया कुलदीप, रंजन सिंह, आसाराम नायक, सनी, सब बच्चे सही जवाब दिए आसगु कवि ने चंदन बाला रास लिखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 जम्बू स्वामी रासा या फिर जम्बू स्वामी रासो के रचयिता हैं? धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी,
शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। ठीक है, जब आप इसका धर्म सूरी, ध्यान में रखिए। हो सकता है ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं और 12 जो ग्रंथ हैं उनसे डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस पे कई बार मैंने बताया भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हिंदी नए चाल में ढली 1873 में यह बात कही गई थी। किसने कहा था? सही जवाब सभी बच्चों ने लगभग लगभग सही जवाब दे दिया है। ठीक है, तो जवाब दें भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47, जो कि अगर परीक्षा में न आए तो यह मान के चलिए कि ठीक से परीक्षा हुई ही नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? घुमा फिरा कर जरूर ये प्रश्न आता रहा है परीक्षाओं में। ऑप्शन दिया गया सन 1901, 1903, 1904, 1905। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? रंगने में ध्यान रखना है, अति उत्साह में। अब देख रहे हैं कि 3, 4, 5 तीन ईयर साथ ही में दे दिया है, खाली एक ठो अंतर है इसमें। ठीक है, सही जवाब सर बी, 1903 में इन्होंने संपादन भार संभाला था और 1920 तक संपादित किया था। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पौमचरियों के रचनाकार हैं, पौमचरियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए पुष्पदंत, बी सरापा, सी स्वयंभू, डी कड़हप्पा। ठीक है, तो स्वयं सही जवाब है इसका सी स्वयंभू। बाकी पुष्पदंत का महापुराण, सरापा का दोहा कोश याद रखिए। ठीक है, कई बार परीक्षा में घूम फिर कर आ जाते हैं। वीर भिसल देवरासो का अंगिरस है। ऑप्शन दिया गया श्रृंगार, बी वीर, सी रौद्र, डी शांत। ठीक है, आप देखेंगे कि वीरगाथा काल में इकलौता ऐसा ग्रंथ है विशल देवरासो जिसका अंगिरस एकदम से डिफरेंट है। तो लगभग ने सही जवाब दिया श्रृंगार। लेकिन अब आपके दिमाग में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर मुझसे जुड़े हैं तो विशल देवरासो के कवि छप गए होंगे। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, खुमान रासो के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए जल्लड़, बी जगनिक, सी दलपत विजय, डी नरपति नाल। खुमान रासो, ठीक है, सही जवाब बच्चों ने दिया खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय। एक ऑप्शन दिया गया यहाँ जल्लड़। जल्लड़ आप लोग जानते हैं ना कौन है? जल्लड़ जो कि चंद बरदाई का पुत्र था और उसने पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया था। ये भी कई बार आंसर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जल्लड़ को देखते हुए इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने दिमाग में लाना है। जगनिक परमाल रासो लिखा था। और ये तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।